स्टूडेंट, सुप्रभात। एसडी महाविद्यालय लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अमृता गुप्ता। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के क्लास हिंदी में सेकेंड यूनिट है आपके कवि मलिक मोहम्मद जैसी, जिनका कि आज हम लोग जीवन परिचय पढ़ेंगे। और पहले हम लोग समझ लेते हैं कौन मलिक मोहम्मद जैसी कौन थे। हमारे प्रेम और रोमांस के कवि मलिक मोहम्मद जैसी थे। उन्होंने जितने भी काव्य लिखे हैं सारे काव्य प्रेम के ऊपर ही लिखे हैं, इसलिए उनको प्रेम के पीर का महान गायक कवि कहा जाता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं उनका जीवन परिचय। जीवन परिचय आएंगे मलिक मोहम्मद जैसी। इनको वैसे हम लोग जैसी के नाम से जानते हैं, लेकिन जैसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जैसी था। और इनका जैसी नाम कैसे पड़ा? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश रायबरेली के जायस नगर में इनका जन्म स्थान था, इसलिए मलिक मोहम्मद जैसी का नाम जैसी पड़ा। और उन्होंने अपने दोहे में कहा भी है, जायस नगर मोर स्थानु, नगर न आवे आदि कुकुद पानु, तहाँ दिवस 10 पहुँचे आयो भा वैराग्य बहुत सुख पायो। उन्होंने कहा है जायस नगर मोर स्थान, यानी कि जायस नगर में मेरा जन्म स्थान है। नगर न आवे आदि कुकुद पानु, और नगर के नाम से इनका नाम जैसी पड़ा। और तहाँ दिवस 10 पहुँचे आयो, और उन्होंने कहा है कि वहां पर जो भी 10 दिवस रहता है वहां वैराग्य बहुत सुख पायो, और वहां 10 दिन रहने से ही उसको वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे मलिक मोहम्मद जैसी का नाम मलिक मोहम्मद जैसी, नगर के नाम पर जैसी पड़ा। जन्म स्थान रायबरेली उत्तर प्रदेश के जायस। पिता मालिक राजे अशरफ, और जैसी के पिता का नाम मलिक राजे अशरफ था। गुरु सूफी संत से मोहिनी थे, और सैयद अशरफ भी थे। जैसी के 2 गुरु थे, शेख मोहिनी और सैयद अशरफ। व्यवसाय कृषि और भक्ति और समाज सेवा। मुख्य छंद दोहा चौपाई। और जैसी की प्रमुख रचनाएं पद्मावत, आखिरी कलाम, अखावट, चित्रलेखा, करारनामा, नक्शिक वर्णन आदि थी। मृत्यु सन 1542 ईस्वी में हुई थी। मृत्यु स्थान अमेठी उत्तर प्रदेश। आइए अब हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जायस गांव में एक बार जायस गांव में एक ऐसी बीमारी आई, संक्रमण, जो कि संक्रमण बीमारी के आने से जायसी के 7 पुत्र थे, और उन 7 पुत्रों का निधन हो गया। और उस बीमारी के कारण जैसी की बाई आंख और बाई कान दोनों खराब हो गए। तो उन्होंने लिखा भी है, मोहम्मद बाई दिस तजी, एक श्रवण एक आंख, अब से दाहिन कोई मिला पोलू बिया पाक। उन्होंने लिखा है मोहम्मद बाई दिस तजी, बाई आंख और बाई कान। उन्होंने उस बीमारी के कारण बाई कान और बाई आंखें दोनों उनकी खराब हो गई, और वो दाहिनी आंख और दाहिनी कान से ही अपना सब कुछ करते थे और सुनते थे। इसलिए एक राजा थे, वो जैसी को इस कारण उस चेहरे को और उनके सूरत को देख करके बहुत हंसा करते थे। तो उन्होंने कहा है मोई का हंसी के कोहरई। उन्होंने कहा है कि मुझे हंस के क्यों देखते हो, या मुझे हंस के क्यों कहते हो? उस कुम्हार से कहो जिसने शारीरिक रचना की है, यानी कि उस ईश्वर से कहो जिसने ये शारीरिक रचना की है, तो मुझ पे देख के क्यों हंसते हो? इस पर प्रसन्न होकर राजा नरेश सिंह ने उनको सम्मान भी दिया, और उनकी आशीर्वाद से राजा नरेश सिंह के पुत्र की
काव्यगत विशेषताओं की ओर। अब काव्यगत विशेषताओं में जायसी ने काव्य में क्या क्या योगदान दिया, तो काव्यगत विशेषताएं हम दो रूप से देखते हैं, एक होती है भाव पक्षी, दूसरी होती है कला पक्षी। भाव पक्ष यानी कि आत्मा से निकलने वाली कल्पना को हम क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इतिहास एवं कल्पना का समन्वय। इतिहास जो जायसी ने अपने ग्रंथ लिखे हैं उनका एक ग्रंथ है पद्मावत। पद्मावत के उन्होंने दो भाग किए हैं, एक भाग में राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती की कथा है, दूसरे भाग में एक हीरामन नाम का तोता था, उस तोते की कहानी है। इस प्रकार से जायसी ने पद्मावत काव्य में कल्पना का भी, इतिहास और कल्पना दोनों का समन्वय किया है। अब दूसरी विशेषता है कथा संगठन। जायसी ने जो भी कथा उसमें लिखी है वो संगठित होकर लिखी है, यानी कि कम शब्दों में अपनी पूरी कथा उन्होंने लिख दी है। तीसरा आता है हमारा प्रकृति चित्रण। जायसी ने प्रकृति का भी बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। रानी पद्मावती, राजा रत्नसेन, इन दोनों का स्वरूप जोड़कर उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है। राजा रत्नसेन पद्मावती को छोड़कर परदेश चले जाते हैं, जिसकी विरह में व्याकुल पद्मावती उस राजा की राह देखा करती है। तो जायसी ने प्रकृति के रूप में उस राह देखने का वर्णन उन्होंने किया है। और दोहे में कहा है रवि शशि नखत दीपै मोहि ज्योति रतन पदारथ मानिक मोती। रतन पदारथ मानिक मोती, यानी कि उन्होंने कहा है रवि माने सूर्य, शशि माने चंद्रमा, नखत माने तारे, दीपे माने दीप। उन्होंने कहा है सूर्य, चंद्रमा, तारे और दीप की ज्योति सब कुछ बेकार है। रतन माने राजा रत्नसेन, पदारथ मानिक मोती। जो राजा रत्नसेन थे वो एक मोती के समान थे। तो रानी पद्मावती के लिए ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और तारे और दीप सब कुछ बेकार है। राजा रत्नसेन के आगे सब कुछ बेकार है। तो उन्होंने प्रकृति का वर्णन इस प्रकार से किया है। दूसरी विशेषता होती है हमारी कला पक्षी। कला पक्षी किन किन कलाओं के द्वारा हम साहित्य का निर्माण करते हैं, तो कलाओं में सबसे पहले हमारी होती है भाषा, कि हम किस भाषा का अपने साहित्य में प्रयोग करें जिससे कि पाठक का मन लगे। भाषा भी हमारी कैसी होनी चाहिए, भाषा हमारी काव्य को लिखते समय सरल और सहज होनी चाहिए, जिससे कि सरल यानी कि हम अच्छे से पढ़ सके, सहज हम अच्छे से उच्चारण कर सके। तो सबसे पहले कला पक्ष में आता है हमारी भाषा। फिर दूसरा आता है हमारी शैली, कि हम किस चीज को प्रतीक समझ करके या किस चीज के ऊपर हम किसी काव्य को लिख रहे हैं। तो जायसी ने जो भाषा की वो बौद्धिक थी। उन्होंने पद्मावत के जितने भी काव्य लिखे हैं सारे बौद्धिक भाषा में लिखे हैं। शैली यानी कि प्रतीकात्मक। उन्होंने हीरामन तोते को प्रतीक समझ के उन्होंने पद्मावत खंड काव्य लिखा था। छंद, दोहा और चौपाई, उन्होंने दोहा और चौपाई दोनों छंदों में प्रयोग किया था। फिर आता है हमारा अलंकार। उन्होंने अपने काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। और जायसी ने जितने भी काव्य लिखे हैं सारे काव्य प्रेम की पीर के ही लिखे हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आज हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय के बारे में सब कुछ जाना। अगली क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि उनकी क्या काव्यगत विशेषताएं हैं और उनके कौन कौन से दोहे हैं। तो अगली क्लास में हम लोग वो सारे दोहे पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके।